भारतीय प्रतिरक्षा सेनाएँ। भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा का मतलब होता है मित्रों जो सुरक्षा दे। भारत को बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा दे, भारत की सीमाओं की सुरक्षा करे। तो आजकल के समय में भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं में देखा जाए वर्तमान समय में आधुनिक युग में हम कह सकते हैं तो जल, थल एवं वायु सेनाएँ शामिल हैं। भई पहले की बात दूसरी थी जब जो है रथ, हाथी, घोड़े पैदल हो गए थे, बाद में जिनका महत्व घटता गया। तो आज की स्थिति जो है, तो वो युद्ध की स्थिति, सेनाओं की स्थिति, युद्ध की प्रकृति, सेनाओं की प्रकृति, यहाँ तक कि समरतंत्र आदि सब परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है? इसलिए प्राचीन काल के मुकाबले आज की सेनाएँ जो है परिवर्तित हो चुके हैं। तो आज के समय में जो भारतीय सेनाएँ हैं, वो भी बिल्कुल उसी प्रकार हैं जैसे अन्य राष्ट्रों की सेनाएँ हैं। थल नंबर 1 पे थल सेना, नंबर 2 पे वायु सेना, नंबर 3 पे नौसेना। चलिए ठीक है। भारतीय प्रतिरक्षा सेनाएं 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं। जल, थल एवं वायु क्षेत्र। भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है। प्रायद्वीप आप जानते ही हैं, जिसके पास जलीय और थलीय दोनों सीमाएं होती हैं, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। मित्रों देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। भाई द्वीपीय हो सकती है, या प्रायद्वीपीय हो सकती है, या भूअवस्थित हो सकती है। द्वीपीय का मतलब जिसके चारों तरफ जलीय सीमाएं हो, चारों तरफ जल भरा हो। प्रायद्वीपीय का मतलब जल और थल दोनों प्रकार की सीमाएं हो, अर्थात समुद्री सीमा भी हो और थली सीमा भी हो, तो फिर प्रायद्वीप कहते हैं। और भूअवस्थित का मतलब होता है जिसके पास केवल स्थलीय सीमा हो, स्थलबद्ध हम कह सकते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो स्थलबद्ध देश वे होते हैं जिनके पास समुद्र नहीं होता, केवल थल ही थल होता है। ठीक है। द्वीपीय का बिल्कुल उल्टा, द्वीपीय के पास जल ही जल होता है सीमाओं पे, और वो क्या बोलते हैं भूअवस्थित के पास केवल थल ही थल होता है। ठीक है। तो भारत की कंडीशन, भारत के पास वैसे भी जल और थल दोनों है। ठीक। भारत माना जाता है 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। चलिए, भारत एक प्रायद्वीपीय राज्य है जो 3 ओर पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम जलीय एवं उत्तरी सीमा थलीय है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने विभिन्न युद्धों एवं सैन्य कार्यवाहियों में लगभग 15,200 किलोमीटर थलीय सीमा एवं लगभग 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाया है। ठीक है। इस दायित्व को निभाने में वायुसेना ने हर परिस्थिति में थल एवं नौसेनाओं को पूर्ण सहयोग दिया है। मित्रों वैसे भी आप समझ लीजिए कि वायुसेना जो होती है ये केवल जल और थल सेनाओं की सहयोगी सेना होती है। ठीक है भाई, थल सेना जमीन पर लड़ेगी, नौसेना हमारी पानी में लड़ेगी, वायुसेना ये दोनों को सहयोग करेगी। ठीक है, यही इसका कार्य है, जो कि हवाई हमलों के द्वारा, हवाई सुरक्षा के द्वारा, ठीक है, ये दोनों को जो है सशक्त बनाती है, दोनों को सहयोग प्रदान करती है ताकि दोनों को युद्धों को जीतने में आसानी हो। ठीक है। और भारतीय थल सेना और उसके कार्य आगे हम देख सकते हैं। थल सेना को युद्ध की रानी कहा जाता है और भारतीय थल सेना को भारतीय सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मित्रों थल सेना को युद्ध की रानी क्यों कहा जाता है, आपको हम इसके लिए वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको हम संक्षिप्त में आप समझा देते हैं मित्रों कि थल सेना शुरुआत से थी और आज से भी है। ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर जीभ होती है, टंग जिसे हम लोग जीवा कहते हैं, ये जब बच्चा पैदा होता है तब होता है, मर जाता है तब भी जीभ रहती है। ठीक है। बाकी दांत बाद में आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र की रानी थल सेना को कहा जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में इनका महत्व घटता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन कभी समाप्त नहीं हुआ। बाकी प्राचीन काल में रथ सेना समाप्त हो गई, गज सेना समाप्त हो गई, अंतिम में घुड़सवार सेना भी समाप्त हो गई, लेकिन पैदल सेना का महत्व पहले भी था, आज भी है। बीच में कभी भी पैदल सेना का महत्व कम होता रहा, ज़्यादा होता रहा, लेकिन समाप्त कभी नहीं हुआ। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है युद्ध क्षेत्र की रानी, यानी बिना थल सेनाओं के, बिना पैदल सेना के किसी भी युद्ध का काम नहीं चल सकता। यह दूसरी बात है, क्योंकि किसी भी युद्ध में अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए, किसी भी अधिकृत क्षेत्र पर अपने अधिकार को कायम रखने के लिए पैदल सेना की जरूरत जरूर पड़ती है।
ठीक है। हाँ, घुड़सवार सेनाओं से उसको रौंदते हुए, कचरते हुए एक तरफ से विनाशकारी आप कर सकते हैं, लेकिन अस्थायित्व यानी अस्थायी जो है अधिकार बनाए रखने के लिए पैदल सेना की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं की रीढ़ की हड्डी क्यों कही जाती है कि भारत की सेनाओं में थल सेना बहुत बड़ी है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में मानी जाती है। और थल सेनाओं के बारे में, भारतीय सेनाओं के बारे में कहा जाता है कि यह जो है कम संसाधनों में भी अच्छा से अच्छा कार्य कर सकती है, ऐसी भारतीय सेना में क्षमता है। ठीक है। इसने आज़ादी के बाद हर युद्ध, विद्रोह एवं अन्य आक्रामक स्थितियों से निपटने में मात्र सक्रिय सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि निर्णायक भूमिका भी इसने निभाया है। निर्णायक भूमिका का मतलब जीत और हार में, यानी जीतने में पूरा सहयोग दिया है थल सेना ने। भारतीय थल सेना उच्च मनोबल के कारण वर्तमान समय में विश्व की सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं प्रशिक्षित सेना मानी जाती है और वर्तमान भारतीय सेना को हर प्रकार की तकनीकी एवं आधुनिक हथियारों से सज्जित किया जा रहा है। सेना की हर छोटी से बड़ी यूनिटों को हर प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके हैं और जो नई टेक्नोलॉजी जो विकसित होती जैसे जा रही है वैसे उसको कराए भी जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विकास में कभी स्थिरता नहीं आती मित्रों। आज जो तकनीकी जो है, जो नई है, वही कल पुरानी भी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके स्थान पर नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा। इसलिए कभी भी विकास जो है या विज्ञान कभी भी अस्थायी नहीं होता, स्थिर नहीं होता। ठीक है। अब यूँ मान के चलिए कि हम लोग पत्थर युग से चलते हुए लाठी, लकड़ी, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, धनुष बाण, ठीक है, बंदूक, मशीन गन, राइफलें विभिन्न प्रकार की, उसके बाद आज हम लोग पहुंचाए हैं तो टैंक, मिसाइलों के युग में, परमाणु बम के युग में, हाइड्रोजन बम के युग में, यहाँ तक कि कंप्यूटर जैसे फाइबर युग में पहुंचाए हैं। ये क्या है? विज्ञान की अस्थिरता है। विज्ञान अगर स्थिर हो जाता तो बंदूक पर ही संतुष्ट हो जाता। ठीक है। इसलिए विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज की तकनीक कल पुरानी हो सकती है, आज की नई तकनीक कल की पुरानी हो सकती है। ठीक है। चलिए, सेना में लगातार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय थल सेना में निम्नलिखित अंगों को शामिल किया गया है। यही है मित्रों नियमित सेना या रेगुलर आर्मी, जिसे हम लोग कहते हैं। रेगुलर आर्मी वही है, जल थल वायु सेना, जो लगातार रेगुलर है, जो लड़ने के लिए ही है। आरक्षित दल या नियमित दल या रेगुलर आर्मी रिजर्व के रूप में रखी गई है भारत की सेनाएं। प्रादेशिक सेना या टीए बटालियन, सीमा प्रहरी या बॉर्डर स्काउट, बीएसएफ एवं सीआरपीएफ, एनसीसी या नेशनल कैडेट कोर। इसमें बहुत सारी ये सारी सेनाएं जो है रिजर्व रूप में रखी गई हैं। इसमें अर्धसैनिक बल भी हैं कुछ। ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय थल सेना के निम्नलिखित अंगों को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे थल सेना के लड़ाकू अंग। ठीक है। थल सेना के लड़ाकू अंगों में पहला नंबर है पैदल सेना। पैदल सेना ये जो है सबसे प्राचीन सेना होती है भाई। शुरुआत से ही पैदल सेना रही है, शुरुआत पैदल सेनाओं से ही हुआ है। ठीक है। इसे युद्ध की रानी कहा जाता है। इसको कोई नई चीज नहीं है, भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है। ये अपने उच्च मनोबल के कारण विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। ये पुरानी चीजें हैं। ठीक है। इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं। इसका संगठन इस प्रकार किया गया है कि अन्य अंगों के सहयोग के बिना भी युद्ध कर सकती है। यह संगीनों एवं मशीन गनों तथा तोपखाने का प्रयोग कर सकती है। हर प्रकार की भूमि की बनावटों पर लड़ने में सक्षम है, चाहे पहाड़ी पर लड़ाइए, चाहे जो है जंगलों में लड़ाइए, चाहे जैसी भूमि पर लड़ाइए, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी लड़ाइए। ठीक है। और उच्च मनोबल के कारण कम संसाधनों में भी असंभव कार्य को संभव करके दिखा देती है। यह टैंक तोड़ अस्त्र तथा लॉन्चर का भी प्रयोग कर सकती है। सेना के सभी अंगों को सहयोग प्रदान करने की क्षमता से युक्त है हमारी भारतीय पैदल सेना। ठीक है। और उसी के जो सहयोगी अंग हैं थल सेना के, उसके बाद दूसरा नंबर है तोपखाने का। बारूद की खोज के बाद तोपखाने का जन्म हुआ। आप सब लोग जानते हैं भाई, बारूद की खोज हुई। बारूद की खोज में आग उगलने वाले विस्फोटक पदार्थों का जन्म हुआ। विस्फोटक पदार्थों में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया, है ना। तो तोपों का जन्म वहीं तभी से हुआ जब से बारूद की खोज हुई, अर्थात 13वीं शताब्दी से। ठीक।
जो समय अनुसार विकसित होता रहा और आज भारतीय सेना निम्न प्रकार के तोपखाने से सज्जित हो चुकी है। मित्रों, शुरुआत में कोई भी चीज़ जब बनाया जाता है तो उसके बाद लगातार उसकी क्षमताओं में वृद्धि की जाती है, लगातार उसका आधुनिकीकरण किया जाता है, उसकी पावर को बढ़ाया जाता है जितना भी हो सकता है। ठीक है, पहले की तोपें आज की तोपें नहीं हैं, पहले की तोपें दूसरी थी, आज की तोपें दूसरी हैं। ठीक है, तो भारतीय तोपखाने में मैदानी तोपखाना है, मध्यम तोपखाना है, भारी तोपखाना है, पहाड़ी तोपखाना है, विमान रोधी तोपखाना है। ठीक है, हर प्रकार के तोपखाने हैं। तीसरा नंबर है कवचित दल। कवचित दल किसको कहते हैं? टैंकों की सेना। ठीक है, कवचित कोर जिसे हम लोग कहते हैं। कवचित वाहन होने के कारण टैंकों की सेना को कवचित दल के रूप में जाना जाता है। इनका प्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के में सोमे के संग्राम में खाई युद्ध के विरुद्ध किया गया। मित्रों, खाई युद्ध क्या है? खाई युद्ध वही है गड्ढे में छुपकर मशीन गनों के द्वारा आक्रमण करना, जिससे गड्ढे से बाहर निकलते ही जो निकला वही मौत के घाट उतार दिया गया। तो सीधे वही स्थिति होती है कि गड्ढे में छुप कर जो है आक्रमण करना, जिसमें गड्ढे में पड़े रहते हैं, अगर कोई बाहर निकलता है आगे बढ़ने के लिए तो मौत उसकी निश्चित है। तो वही जो है एक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण ना तो आगे बढ़ा जा सकता था ना तो पीछे हटा जा सकता था। तो इसी खाई युद्ध को दूर करने के लिए, इसी खाई युद्ध को समाप्त करने के लिए टैंकों का जन्म हुआ। ठीक है, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इसकी मारक क्षमता, विनाशक क्षमता, विस्फोटक क्षमता एवं कवच में वृद्धि के साथ साथ कई प्रकार के तकनीकी हथियारों जैसे मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर तथा अन्य घातक हथियारों से इन्हें सज्जित किया गया है। मित्रों, इसमें रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है। लॉन्चर क्या है आप लोग जानते हैं? जहां से किसी चीज को लॉन्च किया जाए वो है लॉन्चर। आप लोग जो है दीपावली के दिनों में ये रॉकेट लाते हैं आप लोग, ठीक है, तमाशे के रूप में आप लोग दगाते हैं, उसे उसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा उस रॉकेट को जो है आप किसी बोतल में रखकर दगाते हैं जो उसको दिशा प्रदान करती है, तो वही बोतल ही उसका रॉकेट लॉन्चर है। आजकल शादी विवाह में आप देखते हैं कि ऐसे हाथों में लिए रहते हैं ऊपर और ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है, वो भी एक प्रकार का रॉकेट है। उसको बाद जब उसको हम देखेंगे तो उसमें पतली पतली पाइप की तरह जो है रहता है, उस डिब्बे में बना होता है। तो वो जो डिब्बे में जो पाइप की तरह बना होता है वही उसका लॉन्चर है। तो इसी तरह मित्रों जो है लॉन्चर भी बनाया जाता है रॉकेटों का, जो खास करके पाइप के ही आकार का होता है, जो उसको गति और दिशा प्रदान करती है। जिस तरफ उसको रखा जाएगा उसी दिशा की ओर रॉकेट भागेगा। ठीक है, तो वही होता है रॉकेट लॉन्चर। तो ये मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और अन्य घातक हथियारों से इन्हें सज्जित किया गया है। कवचित दलों को थल सेना का एक मजबूत आधार माना जाता है। भारतीय सेना में टैंकों का वर्गीकरण इस प्रकार है: कवचित कोर, हल्के टैंक, मध्यम टैंक, सुरंग हटाने वाले टैंक, भारी टैंक, पुल बनाने वाले टैंक, स्थल एवं जल पर चलने वाले टैंक, अग्निवर्षा करने वाले टैंक। भाई आग तो वैसे भी टैंक आग बरसाते हैं, फिर कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है इंजीनियरिंग कोर। ये भी भारतीय थल सेना के साथ जोड़ा गया है, जो भारतीय सेना का थल सेना के साथ में एक उसके सहायक अंग की भूमिका निभाता है। इंजीनियरिंग कोर का मतलब होता है एक बार फिर टेक्निकल कोर हम कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ती तकनीकी विकास के कारण संपूर्ण क्षेत्र के साथ युद्ध का भी यंत्रीकरण हो चुका है। आज के युद्ध में सैनिकों से अधिक युद्ध यंत्र भाग लेते हैं। यंत्रों का निर्माण विज्ञान और टेक्नोलॉजी की देन होती है, जिसके लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं तकनीकी कर्मचारियों के एक विशाल वर्ग की जरूरत पड़ती है। इस वैज्ञानिक युग में जो समय के साथ नहीं चल सका वह अन्य राष्ट्रों की तुलना में कमजोर हो गया। हमारे देश में भी सैन्य उपकरणों के निर्माण हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम लोग DRDO कहते हैं, उसमें वैज्ञानिकों का एक वर्ग सदा कार्यरत रहकर भारतीय सेनाओं के लिए युद्ध यंत्रों का निर्माण, अनुसंधान, विकास एवं नए अस्त्रों का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार सेना में भी युद्ध यंत्रों, सैन्य उपकरणों की देखभाल एवं मरम्मत करने के लिए इंजीनियरों एवं तकनीकी कर्मचारियों का एक वर्ग कार्य करता है, ताकि सेना में किसी युद्ध यंत्र एवं उपकरणों की किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जा सके। इंजीनियरिंग कोर को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके कार्य इस प्रकार होते हैं। मित्रों, खास करके जो इंजीनियरिंग कोर होता है, भाई हमारे वैज्ञानिक वर्ग, ये तो हम लोगों को हथियार अनुसंधान कार्य करके दे देते हैं, फैक्ट्रियों में उन हथियारों को बना भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद,
ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल बन गई, कंपनी ने बना दिया मोटरसाइकिल, तो क्या मोटरसाइकिल चलेगी तो बिगड़ेगी नहीं। तो इसी तरह हमारे युद्ध यंत्र जब चलेंगे, टैंक चलेंगे, तोपें चलेंगी, तो क्या वो बिगड़ेगी नहीं? जरूर बिगड़ेगी। तो उन्हीं चीज़ों को, हवाई जहाज हमारा उड़ता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो भाई उसके नट बोल्ट तो ढीले होंगे ना। तो उसी चीज़ को एक बार फिर से जो है सर्विस करने के लिए, या फिर किसी गलती गड़बड़ी को सुधारने के लिए जो है, या किसी गड़बड़ी को पहचानने के लिए टेक्निकल कर्मचारी भी होते हैं। ठीक है, तो वही कार्य ये लोग करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन सब के कार्य क्या होते हैं। हथियारों, युद्ध यंत्रों, उपकरणों आदि की देखरेख करना, सैनिकों के रहने की व्यवस्था करना, भाई उनको कैंप वगैरह की व्यवस्था करना इनका कार्य होता है। बिजली की व्यवस्था एवं किसी भी गड़बड़ी को दूर करना, ये इलेक्ट्रॉनिक से होते हैं वो ये कार्य करते हैं। यातायात की व्यवस्था करना, जो ये सिविल वगैरह से होते हैं ये कार्य करते हैं। मैदानी मोर्चेबंदी करना तथा शत्रु की व्यवस्था को भंग करना आदि ये भी इनका कार्य होता है। सामरिक मानचित्रों का निर्माण करना, फान ये सिविल वाले करेंगे। शांति काल में देश की समृद्धि का कार्य करना। ठीक है, 5वां नंबर है सिग्नल कोर। भारतीय थल सेना का ये भी एक सहायक अंग होता है। भारतीय सेना में सिग्नल कोर के महत्व को देखते हुए इसकी तुलना नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम से की गई है। इस कोर के सैनिकों को का आत्मरक्षा के साथ साथ संकेत कार्य भी करना प्रमुख होता है। इसके अन्य कार्य इस प्रकार होते हैं। आवश्यकता अनुसार हर प्रकार का संचार या मेल मिलाप करना, अवरोधन, शत्रु को अवरोधित करना। अगला है जासूसी विरोधी कार्यवाही करना। भाई जासूसी कार्यवाही, हम लोगों के ऊपर जासूसी ना होने पाए। जासूसी का मतलब आजकल जासूसी जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जाकर जो है कोई जासूस लगाइए वो जासूसी करे। आजकल तो सारी जासूसी ड्रोन और कैमरे के जरिए भी हो रही है। तो इससे जो है हम इससे भी जो है हमारा ये सिग्नल कोर बचाव करता है। ठीक है, अवरोधित करना, दुश्मन के जो है संचार प्रणालियों को अवरोधित करना भी इसका कार्य होता है। अगला नंबर है प्रशासनिक कोर। युद्ध के व्यापक क्षेत्र एवं लंबे समय तक चलने के कारण प्रशासनिक कोर का महत्व अधिक हो गया है। इस कोर का कार्य सैनिकों के युद्ध स्थल तक पहुंचाना तथा उसकी आवश्यकता को उपकरण एवं जरूरत की चीजें उपलब्ध कराना होता है, जिससे सैनिक अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। ठीक है, आगे मित्र हम लोग पढ़ेंगे थल सेना के कार्य। देख सकते हैं थल सेना के कार्य, हमें लगता है यही जो है अंतिम हो सकता है। मित्रों, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसके लिए हम दूसरे भाग में हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, हो सकता है तीनों सेनाओं का कार्य का अध्ययन हम लोग करें। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।